ये बात कुछ लोगों को चौंका सकती है, लेकिन क्या पता इन चट्टानों के पीछे कोई असंभव रहस्य छिपा हो। इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। क्या आपको सच में लगता है कि ये सिर्फ प्राकृतिक संरचनाएं हैं, या आपको इनमें किसी कृत्रिम चीज के सबूत दिखाई देते हैं? इसे देखो, क्या यह एक गुफा है? इसके बारे में क्या? रुको, यहाँ किनारों को देखो। यह इतना सटीक है कि ऐसा लगता है जैसे इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से डिजाइन किया गया हो। और मैं इस समय ठीक यहीं खड़ा हूँ। नहीं, यह कोई डिजिटल इफेक्ट नहीं है, और यह निश्चित रूप से ग्रीन स्क्रीन भी नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो ठोस ग्रेनाइट चट्टान से बना 360 डिग्री का दर्पण है। इसे देखिए, मेरा प्रतिबिंब बाईं तरफ है। आप वास्तव में मुझे बीच में देख सकते हैं, और ये दाईं ओर प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन रुकिए, जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आपने दरवाजे के ऊपरी हिस्से में मेरे सिर का प्रतिबिंब देखा? लेकिन आगे और भी अच्छा है, जरा रुकिए। देखा आपने? गुफा की छत भी मेरी छवि को पूरी तरह से उल्टी करके मुझ पर वापस फेंक रही है। आपको लगेगा मानो ये कोई हाईटेक बनकर हो जिसे कल ही भारी औद्योगिक मशीनों से चमकाया गया हो, है ना? गलत। यह 1000 साल पुराना नहीं है। ये 2000 साल पुराना भी नहीं है। मुख्यधारा के पुरातात्विक विवरणों के अनुसार भी इस गुफा का निर्माण 230 बीसी में हुआ था, ईसाई धर्म के जन्म से सदियों पहले। लेकिन ये कहाँ स्थित है? इजराइल में? ईरान में? नहीं, ये भारत के मध्य में बिहार राज्य में स्थित है, और यह हमारे इतिहास की किताबों में एक बहुत बड़ी खामी है। प्राचीन निर्माताओं ने इस तरह की उन्नत कृत्रिम प्रयोगशाला का निर्माण कैसे किया, वह भी बिल्कुल सुनसान जगह पर? इसका निर्माण कम से कम 2200 साल पहले हुआ था। उन्होंने इतनी दूरस्थ सुनसान जगह क्यों चुनी? क्या वे दुनिया से छिप रहे थे, या वे ध्वनि और प्रकाश के साथ ऐसे प्रयोग कर रहे थे जो आम जनता के लिए बहुत खतरनाक थे? एक साधारण गुफा के लिए इतनी मेहनत क्यों? लेकिन क्या होगा अगर यह गुफा सिर्फ शुरुआत हो? क्या पता हमारे नाक के नीचे ही और भी गुप्त कक्ष छिपे हो? यहाँ उगी झाड़ियों को देखो। क्या ये कोई प्रवेश द्वार है? और इस प्रवेश द्वार के बारे में क्या? क्या यह एक और कक्ष है जो सबके सामने छिपा हुआ है? लेकिन एक दूसरा कक्ष भी है जो इस दरार में कुछ ही फीट की दूरी पर गहराई में छिपा हुआ है। यह इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ है कि आप इसके पास से 1000 बार गुजर सकते हैं और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि यह वहां मौजूद है। मुख्यधारा के विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि प्राचीन मूर्तिकारों के लिए ये देखने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश आवश्यक उपकरण था। लेकिन इसे देखिए, अगर सूर्य की रोशनी इतनी जरूरी थी तो यहाँ निर्माण क्यों किया गया? ये दरार एक स्थायी छाया बनाती है। इस कक्ष में सूर्य की रोशनी कभी सीधे प्रवेश नहीं करती, तो फिर प्राचीन वास्तुकारों ने अंधेरे में काम करते हुए ऐसी उत्कृष्ट कृति का निर्माण कैसे किया? उन्होंने किसी न किसी प्रकार के कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उपयोग किया होगा। क्या प्राचीन वास्तुकारों ने प्रकाश व्यवस्था की ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था जो आज हमारे लिए पूरी तरह से अज्ञात है? लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अंदर ले जाऊं, सामग्री को देखिए। ये कच्चा, कठोर ग्रेनाइट है। यह इतना खुरदुरा और घर्षण युक्त है कि अगर मैं अपना हाथ इस पर रगड़ूं तो मेरी त्वचा फट जाएगी। मुझे अभी अपनी त्वचा पर जलन महसूस हो रही है। ये चट्टान धरती पर ऐसी आखिरी चीज है जिससे आप प्रकाश को परावर्तित करने की उम्मीद करेंगे। इस बारे में सोचिए, क्या ये खुरदुरा ग्रेनाइट कागज के इस टुकड़े को प्रतिबिंबित कर सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बिना मशीनों का इस्तेमाल किए इस खुरदुरे ग्रेनाइट को हाई डेफिनेशन दर्पण में बदल सकता हूं, तो आप मुझ पर हंसेंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सतह कागज के इस टुकड़े को प्रतिबिंबित कर सकती है, तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। लेकिन इसे देखो, मेरे साथ इस कक्ष में प्रवेश करो। यह अविश्वसनीय है। एक ही कागज, एक ही ग्रेनाइट पर फिर भी आप प्रतिबिंब देख सकते हैं। उस ऊबड़ खाबड़ चट्टान को इस तरल जैसी चिकनी सतह में बदलना कैसे संभव है? ईमानदारी से बताएं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये सब कुल्हाड़ी और हाथ से पॉलिश करके हासिल किया? या फिर उन्होंने 2000 साल से भी पहले उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया था? फिर से, ये गुफा मुझे बाईं ओर, दाईं ओर और यहाँ तक कि ऊपर की ओर भी प्रतिबिंबित करती है। उस अजीबोगरीब विकृत प्रतिबिंब को देखो, क्योंकि यह छत अवतल दर्पण की तरह काम कर रही है। ये पहली गुफा नहीं है। मेरे पीछे की चट्टान पर ध्यान दीजिए। ये दरार में स्थित दूसरा कक्ष है। आपको लग सकता है कि मैं आपको दरवाजे के पास की सबसे अच्छी जगह दिखा रहा हूँ,
लेकिन देखिए, मैं इस गुफा के किसी भी कोने में जा सकता हूँ और प्रतिबिंब एकदम सही होता है। और यह मेरी टॉर्च की वजह से नहीं है। टॉर्च बंद होने पर भी अंधेरे में दीवारें मेरी छवि को पकड़ने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। जिस जगह पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती, वहां इस तरह का प्रतिबिंब कैसे संभव है? ये कक्ष प्रकाश और छाया के सभी नियमों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। अगर ये दीवारें प्रकाश को इतनी सटीकता से नियंत्रित कर सकती हैं, तो ध्वनि पर इनका क्या प्रभाव होगा? क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि उन्होंने इन कक्षों को चमकाने में इतनी मेहनत क्यों की? इसके पीछे एक गुप्त उद्देश्य है जिसे मुख्यधारा का विज्ञान नजरअंदाज कर रहा है। मैंने इन दोनों गुफाओं के अंदर प्राचीन ध्वनि तकनीकों का उपयोग करते हुए ध्वनिक प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की है, और परिणाम इतने परेशान करने वाले और इतने अविश्वसनीय हैं कि मैं उन्हें यहां सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं कर सकता। मैंने अभी बिना सेंसर किया हुआ पूरा फुटेज हमारे सदस्यों के लिए विशेष समुदाय में अपलोड किया है। आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि इन दीवारों के भीतर ध्वनि किस प्रकार सचमुच अपना जीवन प्राप्त कर लेती है। इन गुफाओं को केवल संरचनाएं नहीं, बल्कि मशीनें साबित करने वाले प्रयोगों को देखने के लिए अभी ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। लेकिन असली चिंता की बात यहीं से शुरू होती है। इस गुफा में ध्वनि का व्यवहार पहली गुफा की तुलना में बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों संरचनाएं अलग अलग हैं। इन्हें संरचनात्मक रूप से दो विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल इस दीवार को ही देखिए। क्या आपको यहाँ कुछ अजीब दिख रहा है? मैं अभी 1 मिनट में उस रहस्य का खुलासा करूंगा, लेकिन पहले इस कक्ष को देखिए। क्या यह आपको प्राचीन लगता है, या फिर क्या मैं आपको औद्योगिक मशीनों से निर्मित एक अत्याधुनिक संरचना दिखा रहा हूं? मुख्यधारा के पुरातत्वविदों के अनुसार इस गुफा को भी 230 BC में तराशा गया था, आधुनिक दुनिया की शुरुआत से सदियों पहले। और इन गुफाओं का स्थानीय नाम क्या है? नागार्जुनी गुफाएं। फिर वही बात, प्राचीन रहस्यों से नाग का संबंध। क्या प्राचीन सरीसृप देवता नागों ने इन उन्नत ध्वनिक कक्षों का निर्माण किया था? अब क्या ये दोनों गुफाएं एक समान हैं? देखिए ये द्वार कैसा दिखता है। लेकिन चलिए पिछली गुफा में वापस चलते हैं। इस प्रवेश द्वार को देखिए, यह असाधारण है। मैंने आपको सैकड़ों प्राचीन भारतीय संरचनाएं दिखाई हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज देखी है? चट्टान की सतह पर एक तिरछा त्रिगुणीय समलंब चतुर्भुज उकेरा गया है, और उस बड़े समलंब चतुर्भुज के अंदर एक छोटा सीधा समलंब चतुर्भुज दरवाजा उकेरा गया है। बेहद हाईटेक, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है। लेकिन असली रहस्य गुफा के अंदर छिपा है। इन रेखाओं को देखिए। बिल्कुल ऊपर आपको एक पूर्ण ज्यामितीय चाप दिखाई देगा। वाई अक्ष पर एक रेखा लंबवत रूप से चलती है और एक्स अक्ष पर एक रेखा क्षैतिज रूप से चलती है, और ये दोनों रेखाएं और चाप एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इस स्तर की इंजीनियरिंग केवल सटीक उपकरणों की सहायता से ही संभव है। चलिए इस क्षैतिज रेखा का अनुसरण करते हैं। ये बाल के बराबर पतली है। देखिए इसे कैसे काटा गया है, इतना तीखा, इतना सटीक, मानो सूक्ष्मदर्शी हो। क्या आपको सच में लगता है कि यह काम आदिम उपकरणों से किया गया था? अगर आज आप किसी आधुनिक आलीशान किचन काउंटरटॉप को देखें जिसमें बिल्कुल यही शीशे जैसी चमक और गणितीय बारीकियों का यही स्तर हो, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि इसे हथौड़े और छेनी से बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। फिर भी मुख्यधारा के विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि 2200 साल पहले ठीक इसी तरह से काम किया जाता था। क्या ये सच है, या फिर क्या हम उन्नत मशीनिंग प्रौद्योगिकी के ऐसे साक्ष्य देख रहे हैं जिन्हें हमारे इतिहास से मिटा दिया गया है? लेकिन बात और भी विचित्र हो जाती है, क्योंकि दूसरी गुफा इंजीनियरिंग और वास्तुकला के मामले में इससे भी कहीं आगे है। याद है मैंने आपको बताया था कि उन्होंने दूसरी गुफा के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब किया है। दूसरे कक्ष में हम एक वास्तविक वास्तुशिल्पीय विसंगति देख सकते हैं। इसमें एक क्षैतिज रेखा भी नहीं है, इसमें छत की कोई जन्मरेखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस गुफा में वे और आगे बढ़ गए। उन्होंने एक अर्धगोला, एक गोलार्ध बनाया और उसे क्षैतिज रेखा के बिना भी दीवार के साथ मिला दिया। पिछली गुफा में दीवारें सीधी थी और केवल छत ही घुमावदार थी, लेकिन यहाँ दीवारें ही वक्र है, दीवारें भी गोलार्ध का एक हिस्सा है। प्रवेश द्वार के पास ही हमें वाई अक्ष की रेखाएं और दरवाजे के लिए सीधी रेखाएं दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप गुफा के सुदूर छोर को देखें तो ऊपर से नीचे तक सब कुछ घुमावदार है।
क्या आपको कोई ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ तक कि y अक्ष भी गायब है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अलौकिक पदार्थ से बने आकाश के अंदर खड़ा हूँ। ये 3D ज्यामिति का एक असाधारण कारनामा है जो आज हमारी सर्वश्रेष्ठ CNC मशीनों को भी चुनौती दे सकता है। प्राचीन वास्तुकारों ने ठोस, अविचल ग्रेनाइट में तराशे गए एक पुनर्तः समरूप गुंबद की गणना कैसे की होगी? क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने इन्हें कभी गुफा मंदिर नहीं कहा? इन दोनों कक्षों को ध्यान से देखिए। यहाँ न तो कोई धार्मिक नक्काशी है, न कोई मूर्ति है और न ही कोई चित्रकारी है। तो उनका असल उद्देश्य क्या था और उन्हें इतनी नीची छत के साथ क्यों बनाया गया था? महज 7 फीट लंबा होने के कारण मैं आसानी से ऊपर तक पहुंच सकता हूं और छत को छू सकता हूं। लेकिन छत को ही देख लीजिए, ये बेहद चमकदार है और इसे कांच जैसी बेदाग सतह तक पॉलिश किया गया है। मुख्यधारा के विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि यह पॉलिश हाथ से की गई थी कि प्राचीन बिल्डरों ने ग्रेनाइट पर रेत और एमरी को तब तक रगड़ा जब तक कि वो चमकने न लगे। लेकिन भौतिकी के बारे में सोचें। अगर आप छत को पॉलिश कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण आपका दुश्मन है। रेत का हर कण, अपघर्षक पाउडर का हर कण और ग्रेनाइट का हर नुकीला टुकड़ा सीधे नीचे गिरकर मजदूर की आंखों और नाक में जा लगता था। क्या प्राचीन लोग सचमुच वर्षों तक जहरीली पत्थर की धूल की बारिश से अंधे होकर अपनी पीठ के बल लेटे रहते थे? क्या वे सचमुच आदिम अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे थे? या फिर इस छत पर मौजूद दर्पण जैसी चमक इस बात का सबूत है कि वे किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? लेकिन जो बात मुझे वास्तव में परेशान करती है वह न तो समलंबाकार कटाई है और न ही पॉलिशिंग, बल्कि ऊपर का यह एकदम सही चाप है। सीधी रेखाएं काटना एक बात है, लेकिन ग्रेनाइट में एक समान त्रिज्या वाला एक परिपूर्ण चाप बनाना मुश्किल है। लेकिन इस तरह के चाप को 3D में पूरी तरह से बनाना एक अलग ही बात है। इस तरफ से, ऊपर से और दूसरी तरफ से देखिए, यह अविश्वसनीय रूप से सटीक है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको लगता है कि यह हाथ से बनाया गया है? मशीनों का उपयोग करते हुए भी यहाँ किस प्रकार के ज्यामितीय ज्ञान और चट्टान काटने की तकनीकों का संयोजन किया गया था? अब मुझे यह आंख इतना शानदार क्यों लगता है ना? यदि इन कक्षों को वास्तव में 2200 साल पहले आदिम हथौड़ों और छेनी से हाथ से तराशा गया था तो त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। कल्पना कीजिए कि एक अकेला मूर्तिकार महीनों के काम के बाद थककर हथौड़े पर थोड़ी सी ज्यादा जोर से चोट कर देता है। अगर वो छेनी ब्लूप्रिंट से सिर्फ 1 इंच भी ज्यादा गहरी चली जाए तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ गलती नहीं की है, उन्होंने पूरी परियोजना को रद्द कर दिया है। उन्हें पूरी गुफा को अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ठोस ग्रेनाइट में कोई अनडू बटन नहीं होता। यदि उसने गलती से 1 इंच अतिरिक्त काट दिया तो उसने पूरी गुफा में चाप की त्रिज्या को 1 इंच बढ़ा दिया है। हम सहज रूप से इसके प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। यदि इस चाप की त्रिज्या 7 फीट है तो उस त्रिज्या में केवल 1 इंच जोड़ने का मतलब है कि उसे 265 वर्ग इंच अतिरिक्त, लगभग 2 वर्ग फीट क्षेत्रफल को तराशना होगा। लेकिन मैं इस विशेष सतह पर केवल द्विआयामी क्षेत्रफल की गणना कर रहा हूं और ये लगभग 15 फीट लंबा एक त्रिआयामी कक्ष है। इसलिए हमें क्षेत्रफल की गणना नहीं करनी चाहिए। हमें ये गणना करनी चाहिए कि यदि यह मेहराब 15 फीट तक फैला हुआ है तो 1 इंच की त्रिज्या से कितना अतिरिक्त आयतन उत्पन्न होता है। लगभग 47,000 घन इंच ग्रेनाइट को हटाना होगा। अगर आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते तो यहाँ 1 गैलन दूध का उदाहरण देखिए। अब कल्पना कीजिए कि एक दुकान में 206 गैलन दूध के ढेर लगे हुए हैं। अगर आप गलती से 1 इंच ज्यादा काट देते हैं तो आपको इतना ग्रेनाइट हटाना पड़ेगा। वैसे वजन के हिसाब से ये 2 टन से अधिक ठोस ग्रेनाइट है। इसलिए यदि इन कक्षों को छेनी और हथौड़ों का उपयोग करके मैन्युअल रूप से बनाया गया था और यदि प्राचीन नक्काशीकार ने इस कक्ष की त्रिज्या में सिर्फ 1 इंच की गलती की थी तो उसे समरूपता को ठीक करने के लिए अतिरिक्त 4,500 पाउंड ठोस ग्रेनाइट को हाथ से हटाना होगा। इसलिए इस तरह की विशाल संरचनाओं के निर्माण में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। घर जैसी सामान्य संरचना का निर्माण करते समय यदि आपने गलती से कुछ अतिरिक्त ईंटें लगा दी हैं तो आप उन्हें हटाकर उस विशेष दीवार का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। या फिर अगर गलती से कोई छेद हो जाए तो आप उसे भरने के लिए थोड़ा सीमेंट लगा सकते हैं। लेकिन इन गुफाओं में कुछ भी जोड़ा नहीं गया था। ये दोनों कक्ष सामग्री जोड़कर नहीं बनाए गए थे,
बल्कि मौजूदा ग्रेनाइट चट्टान को खोदकर बनाए गए थे। इसलिए अगर आप इसे बनाते समय एक छोटी सी गलती भी कर देते हैं तो आपको पूरी संरचना को छोड़ना पड़ सकता है। तो प्राचीन बिल्डरों ने डिजिटल सटीकता के इस स्तर को कैसे हासिल किया? एक 3D योजना को इतनी सटीकता से निष्पादित किया कि ये देखने में ऐसा लगता है जैसे इसे कंप्यूटर द्वारा बनाया गया हो। अभी तक तो मानव निर्मित खामियों का कोई सबूत नहीं मिला है ना? लेकिन चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। दरवाजे के ठीक बाहर इन साधारण शिलालेखों को देखिए। पुरातत्वविदों का दावा है कि इन्हें उन्हीं कुशल कारीगरों ने उकेरा था जिन्होंने इन उन्नत कक्षों का निर्माण किया था। और तुरंत ही लेखन की स्थिति पर ध्यान दें, यह इस दीवार के केंद्र में भी नहीं है। और देखिए कि लेखन किस कोण पर हो रहा है। यह 180 डिग्री के कोण पर भी सीधा नहीं हो रहा है। क्या प्राचीन निर्माता, जो ग्रेनाइट में हर चीज को सटीकता से तराशते थे, एक ही दीवार पर ठीक से और सीधी रेखा में लिखना नहीं जानते थे? ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या आपको सचमुच विश्वास है कि इस गुफा का निर्माण करने वाले निर्माताओं ने ही यह शिलालेख लिखा था? देखिए, लेखन यहाँ अचानक कैसे समाप्त हो जाता है। मुख्यधारा के विशेषज्ञों के अनुसार ये लेख ही एकमात्र ऐसा प्रमाण है जिससे पता चलता है कि इस संरचना का निर्माण 2200 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन एक आम आदमी के लिए भी यह स्पष्ट है कि ये लेख बाद की पीढ़ियों द्वारा जोड़े गए थे जिनके पास यह उन्नत तकनीक नहीं थी। जरा सोचिए, नीचे लिखे इस लेख के बारे में क्या आपको नहीं लगता कि यह मौलिक है ना? इसके नीचे लिखे इस लेख के बारे में क्या? फिर से स्पष्ट रूप से यह मूल नहीं है। वास्तव में आप देख सकते हैं कि बाद की पीढ़ियों ने मूल संरचना को कुछ नुकसान पहुंचाया है। इसके किनारों को देखिए। दरवाजे के बाहर और प्रवेश द्वार पर जो भी नुकसान हुआ था वो बाद की पीढ़ियों द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि दरवाजों पर भी आप लोगों को कई अलग अलग जगहों पर अपने नाम लिखते हुए देख सकते हैं। यह एक शाश्वत मानवीय कमजोरी है। यदि आप इसे बना नहीं सकते तो आप इस पर अपना दावा कर लेते हैं। आज हम इसे हर दफ्तर में और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। कोई व्यक्ति उत्कृष्ट काम करता है और कोई दूसरा तुरंत उस पर अपना नाम लिखवाने के लिए दौड़ पड़ता है। क्या ये संभव है कि हम मानव इतिहास में चोरी किए गए क्रेडिट के सबसे पुराने मामले को देख रहे हैं? लेकिन अगर हम यह मान लें कि ये बेतरतीब रेखाचित्र बाद में कब्जा करने वालों का काम मात्र है, तो हम सीमा रेखा कहाँ खींचेंगे? क्या हमें सचमुच यह मानना चाहिए कि हर दूसरी खरोंच निरर्थक भित्तिचित्र है, लेकिन शीर्ष पर लिखे ये विशिष्ट शिलालेख पूर्ण सत्य है? हम शीर्ष पर स्थित इन दो शिलालेखों को पवित्र इतिहास की तरह क्यों मान रहे हैं? क्या ये संभव है कि इस गुफा की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए साक्ष्य भी प्राचीन भित्तिचित्रों के टुकड़े हों, जिन्हें उन लोगों ने छोड़ा हो जिन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वास्तव में ये संरचना कैसे बनाई गई थी? सबूत तो बारीकियों में ही छिपा है। देखिए, इस शिलालेख के हर अक्षर के आसपास पत्थर किस तरह से टूट गया है। यह एक आदिम धातु के पंच का परिणाम है, एक निम्न तकनीकी उपकरण जिसका उच्च तकनीकी कक्ष में कोई स्थान नहीं है। ये कहना कि जिन उस्तादों ने इन असंभव कमरों का निर्माण किया, उन्होंने ही ये आदिम निशान भी बनाए, एक मजाक है। ये स्पष्ट रूप से घटिया काम है जिसे उन लोगों के समूह ने जोड़ा है जिन्होंने मूल निर्माताओं के चले जाने के बहुत बाद इन गुफाओं को खोजा था। नागार्जुनी गुफाओं के असली स्वामी कौन थे? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आपको आसपास कोई और गुफा दिखाई दे रही है? कुछ लोगों का दावा है कि इन चट्टानों में 7 कक्ष छिपे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे 7 सिर वाले नाग में होते हैं। ध्यान से देखें, क्या आपको तीसरी गुफा दिख रही है? मैं इसे अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि आप मेरी खोज को मिस नहीं करना चाहेंगे। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही आपसे बात करूंगा।